सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन से हैं? एक ग्रुप आया और दूसरा चला गया, एक आया दूसरा गया, यह है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आए और जुड़कर एक हो गए, कुछ नहीं गया, सिर्फ जुड़ गए, यह है एडिशन रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल के दो या उससे ज्यादा टुकड़े हो गए तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाना है एलिमिनेशन रिएक्शन। और रीअरेंजमेंट क्या है? न कोई आया न कोई गया, वही मॉलिक्यूल था, उसी ने अपना ढांचा बदल लिया, सूर्पनखा की तरह अपना रूप बदल लिया, सिग्मा बॉन्ड्स का अरेंजमेंट बदल गया, तो हम बोल देते हैं यह है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। राइट? एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड रीअरेंजमेंट, चार तरह के रिएक्शंस थे। और फिर हमने कुछ शब्दों की बात शुरू करी थी। कौन सी? हमने कहा था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को अगर आप देखेंगे तो उसमें दो तरह के सब्स्टिट्यूशन संभव है, एक इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक ये क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस लविंग, एनीथिंग विच इज अट्रैक्टेड टू पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज की तरफ आए, डेल्टा प्लस चार्ज वाले कार्बन को जो अप्रोच करे, वो है एक न्यूक्लियोफाइल। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? अ स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकती है और खुशी खुशी कर देती है किसको? उस कार्बन को जिसके पास है डेल्टा प्लस चार्ज, वो स्पीशीज कहलाती है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल हो सकते हैं, उन पर नेगेटिव चार्ज हो सकता है, ठीक है, पर पॉजिटिव चार्ज वाले न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करते। प्लस चार्ज खुद के ही पास हो तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते नहीं हैं दूसरों को, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर को रैपिडली डोनेट करने की टेंडेंसी कहलाती थी न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्या थी न्यूक्लियोफिलिसिटी? कितनी तेजी से कोई इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये टेंडेंसी थी न्यूक्लियोफिलिसिटी। ये बेसिसिटी से थोड़ी अलग है। H प्लस को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कहलाती थी बेसिसिटी, और कार्बोकैटायन को या डेल्टा प्लस चार्ज वाले कार्बन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कहलाती है न्यूक्लियोफिलिसिटी। बेसिसिटी एक थर्मोडायनेमिक कॉन्सेप्ट है, इक्विलिब्रियम पर नापी जाती है, जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी एक काइनेटिक कॉन्सेप्ट है, कितनी तेजी से लोन पेयर डोनेट हो रहा है, रेट कांस्टेंट कितना ज्यादा है, उसके हिसाब से न्यूक्लियोफिलिसिटी तय होती है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना ज्यादा है, इससे बेसिक स्ट्रेंथ तय होती है। तो ये फंडामेंटल अंतर है दोनों में। ट्रेंड्स क्या हैं? कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन बुरा न्यूक्लियोफाइल है, कौन कौन से हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द न्यूक्लियोफिलिसिटी? फटाफट एक बार पिछली क्लास का डेटा अपन रिवाइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये पार्ट मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां गड़बड़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एक तो जैसे जैसे चार्ज ऑन डोनर एटम इंक्रीजेस, चार्ज ऑन डोनर एटम इंक्रीजेस, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस। जैसे ऑक्साइड ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है OH माइनस के, OH माइनस ज्यादा है कार्बोनेट से, कार्बोनेट ज्यादा है RCOO माइनस से, और ये ज्यादा है पानी से, और पानी बस हो गया, पानी बहुत हो गया, अब जान लेंगे क्या आप ठीक है। आप देखिए -2 चार्ज, -1 चार्ज, -2/3, -1/2 और 0 नेगेटिव चार्ज। एक सिंगल डोनर एटम पर नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, टोटल चार्ज की बात नहीं हो रही है, एक सिंगल डोनर एटम पर नेगेटिव चार्ज जैसे जैसे कम होता चला जाएगा, वैसे वैसे लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती चली जाएगी। ऐसा है। इज दैट फाइन? यस, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। चलिए, ग्रेट है ना। सो मच सो ऑन चार्ज पर डोनर एटम, ठीक है। फिर इसके अलावा और कोई फैक्टर है? बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, 1 2 3 4। बच्चों बनो होशियार, बनते जाओ होशियार। क्या होगा देखिए। सेकंड एक्टिविटी जो हो सकती है बहुत अच्छी, वो है पीरियोडिक ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम। क्या होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी का? अक्रॉस द पीरियड जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है। कार्बोनाइन से कम न्यूक्लियोफिलिक है नाइट्रोजन अनायन, उससे कम है ऑक्सीजनायन, और सबसे कम है हैलाइड अपने हॉरिजॉन्टल पीरियड में। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है। और डाउन द ग्रुप का ट्रेंड क्या है? डाउन द ग्रुप मैक्सिमम केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी, वैसे तो डाउन द ग्रुप सॉल्वेंट डिपेंडेंट है, डाउन द ग्रुप इट इज सॉल्वेंट डिपेंडेंट। उसमें जनरल ट्रेंड है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी नीचे जाने पर बढ़ जाती है, और ये अकेला ऐसा केस है जहां बेसिक स्ट्रेंथ से उल्टा टेंडेंसी नजर आती है। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड
डाउन द ग्रुप अगर आप जैसे आप एक्वस सॉल्यूशन में देखेंगे, आप पाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती चली जाएगी। कोई एक्सेप्शन है इसका? जी हां, इसका एक्सेप्शन है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन कौन से हैं? जैसे डीएमएफ या डीएमएसओ या हम्पा या ईथर्स, इनमें अगर अपन ने घोल रखा है, हाँ जी, तब क्या होगा? अगर इनमें हमने घोल रखा है, ये है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, तो अपन पाएंगे जैसे जैसे अपन डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाएगी, और फ्लोराइड ज्यादा होगा, क्लोराइड से ज्यादा होगा, ब्रोमाइड से ज्यादा होगा, आयोडाइड से। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ऐसा क्यों होता है? इनमें, और एक शब्द था, याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट की टर्म था, जी हां, डिफरेंशियल सॉल्वेशन ऑफ कटायन होता है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स क्या करते हैं? कटायन को दबोच लेते हैं, एनायन को छोड़ देते हैं, और एनायन फ्री टू अटैक है, तो मस्त तेजी से आता है, अटैक मार देता है और फटाक से रिएक्शन कर लेता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी हजारों, कभी कभी लाखों, बहुत कभी कभी करोड़ों के गुना बढ़ जाती है अगर उसे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में घोल लिया जाए तो। बड़ा खास सॉल्वेंट होता है, राइट? तो ये थी अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप ट्रेंड्स न्यूक्लियोफिलिसिटी के, जो अपने आप में बड़े रोमांचक हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिसिटी और किसी चीज पर डिपेंड करती है? जी हां, न्यूक्लियोफिलिसिटी बल्क पे डिपेंड करती है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैकेनिज्म्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहो तो किस किस तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं? कौन कौन से हो सकते हैं? ओ माय गॉड, इतने सारे। इसमें मेन तो ये दो हैं, SN1 और SN2। कभी कभी आप SNAR भी देखते हैं, रेयरली SNI, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड कहीं कहीं नेबरिंग ग्रुप का इफेक्ट होता है, NGE या NGP दोनों बोल देते हैं। तो ये तीनों मिलाकर टोटल 5 मैकेनिज्म हैं, जिसमें मेजर मैकेनिज्म्स ये है, मिडिल लेवल का SNAR है, और ये माइनर मैकेनिज्म्स हैं। माइनर का मतलब ये नहीं है कि ये इजी हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि बहुत कम ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें देखने में आते हैं, और बहुत सारे रिएक्शंस हैं जिसमें SN1 या SN2 आप देखेंगे, राइट? तो शुरू हो जाए। बिल्कुल। सबसे पहले आइए बात करते हैं क्लासिक SN1 रिएक्शन की। अब यहां देखिए, टिपिकली SN1 एक ऐसा रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं ये 2 स्टेप रिएक्शन है। 2 स्टेप रिएक्शन, SN1 में अगर आप देखिए, इट्स अ 2 स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप, जो लीविंग ग्रुप है वो चला जाता है, और दूसरा स्टेप जो आने वाला होता है, फिर उसके बाद आ जाता है। अच्छा, इस तरीके से, जी हाँ, इस तरह से आप देखिए। नाम समझ लीजिए, SN1 स्टैंड्स फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक फर्स्ट ऑर्डर। 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर या यूनिमॉलिक्यूलर। ये सब क्या है? आप टफ बातें कर रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन आप समझते हैं, बहुत सिंपल सी बात है। न्यूक्लियोफिलिक आप समझते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल आकर कर रहा है सब्स्टिट्यूशन, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये यूनिमॉलिक्यूलर क्या चीज है? यूनि मतलब 1, मॉलिक्यूलर जिसकी मॉलिक्यूलैरिटी 1 है। मॉलिक्यूलैरिटी ये क्या बला होती है, ये बताते हैं आपको, है ना? आप भी देखें कि SN1 के जो मेजर स्टेप, जो वैसे कोई भी रिएक्शन है उसके मल्टीपल स्टेप्स हो सकते हैं, तो जो उसका सबसे की स्टेप होगा, जो उसका स्लोएस्ट स्टेप होगा, जिससे तय होगा कि वो कितना तेज चल रहा है, कितना धीमा, जिस स्टेप से किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइन होता है, जिसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं, वो यूनिमॉलिक्यूलर है, उसमें एक ही मॉलिक्यूल है। हाँ 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 हाँ, क्या क्या बोल गए आप? तसल्ली से ठंड रखो, एक एक करके समझाता हूँ। ठीक, पहले पहले एक रिएक्शन देखो, उससे तुम्हें थोड़ी फील आएगी, उसके बाद मैं वापस इन शब्दों पे आऊंगा और वापस इन सबको बहुत, या ये यूनिमोलिकुलर को बहुत अच्छे से फिर से बोलूंगा। न्यूक्लियोफाइल अपने बहुत तसल्ली से बोल लिया है। सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, हम पहले भी देख चुके हैं। जैसे यहां पर देखो, ओवरऑल रिएक्शन, एक बहुत अच्छा रिएक्शन हम आपको दिखा रहे हैं, और ये क्लासिक एग्जांपल है किसका? SN1 रिएक्शन का। क्या है? आपके पास है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, पानी से रिएक्ट कर रहा है। हाँ जी, क्या बना रहा है? ब्रोमाइड आयन निकल जाएंगे, और उनके स्थान पर पानी का मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा, OH अटैच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आप खुद देख सकते हो, ये हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
changes over and it becomes tertiary butyl alcohol. ठीक है, अच्छी बात है। नाउ अब आप यहां पे देखो, इसमें ब्रोमाइड हटकर OH लग रहा है। हाँ जी, तो ये सब्स्टिट्यूशन है बिल्कुल। अब ये न्यूक्लियोफिलिक कैसे है, ये न्यूक्लियोफिलिक कैसे है, ये तो आपको तब पता लगेगा जब आप इसके स्टेप्स देख लोगे। ठीक, मैकेनिज्म क्या है SN1 रिएक्शन का, इसके स्टेप्स क्या है, आइए देखते हैं, है ना। सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन। क्या कार्बोकैटायन है, कैसे फॉर्म होता है, आइए इसको देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अ कार्बोकैटायन, लेट्स टेक अ लुक। आपके पास है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड आयन निकल जाएंगे और स्लोली आप देखेंगे ये अलग चला गया और आपके पास ये एक कार्बोकैटायन बन गया। हाँ, ये क्या हुआ, इसमें है लीविंग ग्रुप, लिख लीजिए लीविंग ग्रुप, लीव्स। लीविंग ग्रुप का क्या काम है, क्यों लीव कर जाता है, चला जाता है, तो चला जाने दो उसे। स्टेप 1, लीविंग ग्रुप चला गया और जाते जाते अपने साथ इतना दुष्ट है, इतना बदमाश है, जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन थे उनको भी अपने साथ ले गया। अच्छा, तो ये जो कार्बन था इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, जी हाँ, इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और ये बन जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल कैटायन, राइट। अच्छी बात है। और ये कैसा, ये एक स्लो स्टेप है, ये प्यारा सा क्यूट सा स्लो सा स्टेप है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, अब जब एक बार कार्बोकैटायन बन चुका है तो सेकंड स्टेप होगा अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, कैसा आक्रमण करेगा वो भी देखिए, मजेदार है ना। अब यहां पर न्यूक्लियोफाइल कौन है, एक्चुअली और कोई नहीं है, और जिसका कोई नहीं है उसका पानी है, सॉल्वेंट है, तो पानी का आएगा, तुम कार्बोकैटायन क्यों चिंता करते हो, हमारे पास लोन पर है, हम डोनेट कर देंगे। आक्रमण, और टैंक टड़ांग टैंक टड़ांग टैंक टड़ांग, आप देखिए लोन पेयर ने अटैक किया, ब्रदर डोनेट किया लोन पेयर को और ये जुड़ गया यहां से, ठीक है। पर ऑक्सीजन 2 की जगह 3 बॉन्ड बनाएगी तो आप देखो उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज आ जाएगा प्लस, और जब ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज प्लस आएगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पागलों की तरह बढ़ जाएगी, वो बुरी तरह से इलेक्ट्रॉन घसीटेगी किससे, हाइड्रोजनों से, और बेचारी हाइड्रोजनों पर और भयंकर रूप से आ जाएगा डेल्टा प्लस। आ तो जाएगा सर, फिर क्या होगा, और जैसे जैसे उनके ऊपर और भयंकर रूप से डेल्टा प्लस आ जाएगा, आप ये देखोगे कि उनकी टेंडेंसी H प्लस छीन लेने की होगी, हाइड्रोजन बेचारी पिटी जाती हैं, H प्लस से H प्लस छीनने की, H प्लस से इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे हो जाएगी, ठीक है। ऐसे में इसको कोई सहारा देगा, पानी तो है ही सबका सहारा, पानी कहेगा कोई बात नहीं हम दे देंगे लोन पर, यार आओ तुम आ जाओ हमारे पास, तो इसने लोन पर दिया, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन छीने, बन गया CH, ये टर्शियरी ब्यूटाइल के साथ लगा हुआ OH, और पानी H3O प्लस बनकर चुपचाप प्यार से निकल गया इस तरह से। ये थर्ड स्टेप माइनर स्टेप मानते हैं, ये हमेशा हो, ये आवश्यक भी नहीं है। पहला स्टेप 1 और स्टेप 2 कंपलसरी है, वो तो होंगे ही। स्टेप 1 क्या था, डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये 2 चीजें होंगी। थर्ड स्टेप तो अगर प्लस चार्ज आया, H प्लस निकला तब तो होगा, कभी कभी इसकी जरूरत ही नहीं होती, तो कुछ ऐसी कोई बात ही नहीं है, राइट, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। sp3 हाइब्रिड है कार्बन, कौन सा, सेंट्रल कार्बन जिससे ब्रोमाइड जुड़ा है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसके अराउंड, और ब्रोमाइड लिविंग ग्रुप के तौर पर निकला, और आप देखिए कार्बोकैटायन बना है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके अराउंड ज्योमेट्री प्लेनार है, बढ़िया चपटा चपाट प्लेनार, और अब इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में आ रहा है OH माइनस। ओ माय गॉड, ये तो बॉन्ड बना रहे हैं, जी हाँ बॉन्ड बना, टिंग टड़ांग, और आप देखिए थोड़ा थोड़ा बना, और जैसे ही पूरा बनता है ज्योमेट्री फिर से पलट कर टेट्राहेड्रल हो जाती है around the carbon atom. Oh wow, there we are, done. बिल्लियों की बात बता रहे थे आप मैं कह रहा था कि जैसे देखिए एक कुर्सी थी और बिल्ली थी, बिल्ली को एक कुर्सी बड़ी पसंद थी, अब यहाँ ये ऑरेंजिश या बिल्ली है, ये आराम से सत्तासीन है, ये कुर्सी पर है, और जो ग्रे बिल्ली है वो साइड में है, ठीक है। अब अगर ये चली जाए, जो ऑरेंज कैट निकली और चुपचाप चली गई, क्यों, उनका मन भर गया, उसको घूमना पीना खाना फिरना है, जो भी है, चली गई, अब गद्दी खाली हो गई ना। यहाँ पर देखिए कुर्सी के जो चक्कर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, एक बिल्ली उतर गई, यहां से चली गई,
और अब दूसरी बिल्ली ने देखा अब मेरा मौका है, वो चुपचाप आके यहाँ बैठ गई। अच्छा, ये क्या है? ये SN1 मैकेनिज्म जैसा है। क्यों? एक ग्रुप यानी कि बिल्ली था यहाँ पे, है ना, सबस्ट्रेट चेयर की तरह था। ऑरेंज बिल्ली एक जगह बैठी हुई थी, पहले वो हट गई, लिविंग ग्रुप निकल गया, कुर्सी खाली हो गई, कार्बोकेटाइन बन गया। और फिर जो दूसरी बिल्ली थी, न्यूक्लियोफाइल थी, वो आके बैठ गई। ठीक, बैठ गई, टंटा कटा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। और ये SN1 मैकेनिज्म से सिमिलर है। जी हाँ, ये बिल्कुल SN1 मैकेनिज्म से सिमिलर है। तो ओवरऑल रिएक्शन में एनर्जी डायग्राम वगैरह देख सकते हैं, कैसे होता है, क्या होता है, बिल्कुल देख सकते हैं। मेरे साथ देखिए, मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूं, फिर उसको आप यहां से देखिएगा। अगर आप मेरे साथ साथ आप भी ड्रॉ कीजिए। शुरू शुरू में हमारे पास क्या था? हमारे पास था टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड का बॉन्ड खींचना चालू हुआ। जैसे जैसे बॉन्ड खींचेगा और टूटेगा, वैसे वैसे आप देखोगे सिस्टम को आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड खींचकर टूटने की कगार पर आ रहा है। तो आपके पास है CMe और ये बॉन्ड काफी खिंच चुका है, और यहां पर प्लस और यहां पर माइनस आने लगा है। ठीक ठाक। लेकिन प्लीज नोट, जब वो ब्रोमाइड टूटकर बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो ये उतना बुरा सौदा नहीं है। क्यों? जब ब्रोमाइड अलग होगा टूटकर, तो आप देखो कि ब्रोमाइड को पानी के मॉलिक्यूल्स भी घेर लेंगे। अच्छा, तो अगर HOH इस तरह से सॉल्वेशन हो जाएगा, है ना। और इस सॉल्वेशन से ब्रोमाइड की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ जाएगी। भाई एक तो है किसी ने बॉन्ड काट दिया, उसका दुख है, और फिर सब लोग घेर लेते हैं, अरे यार बहुत बुरा हुआ, थोड़ा मरहम पट्टी कर देते हैं, तो थोड़ा सा कुछ तो रिलीफ मिलता है। ऐसे नहीं कि बहुत अच्छा लग रहा है, पर रिलीफ तो मिल जाता है ना। तो ऐसे ही जब तक साथ साथ थे और मारपीट चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तब तक कोई कॉन्सोलेशन नहीं था। जब एक बार जोर लगा के खींच के दो टुकड़े कर दिए, अब आपके पास है CMe3+, एक कार्बोकटाइन है और एक है Br-, अलग अलग हो चुके हैं। पर गनीमत यह है कि हर कटायन और हर अनायन चूंकि अलग अलग है, अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल कटायन को भी घेर सकते हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एनायन को भी घेर सकते हैं। तो कटायन अलग घिरा हुआ है, एनायन अलग घिरा हुआ है। आहा, इससे क्या है? इससे आत्मा में बड़ा अमृत है, इससे स्टेबिलिटी है। तो बस ये आ गया नीचे यहां पे ऐसे। फिर क्या हुआ? ये तो हो गया टर्शरी ब्यूटाइल कटायन और ब्रोमाइड आयन अलग अलग आ गए। आपके पास स्टेप 1 हो गया। ठीक है, लेकिन वो कार्बोकटाइन्स या वो कार्बोकटाइन जो सब तरफ से घिरा हुआ हो, किससे? पानी के मॉलिक्यूल से। यहाँ पे ना ऐसे ये ट्रायगोनल प्लेनार है, और यहाँ पे पानी का मॉलिक्यूल भी आ सकता है कि आ गया है, प्लस चार्ज है और यहाँ पे डेल्टा माइनस है, अट्रैक्ट होकर पास पास आ गए। ठीक, तो जैसे जैसे लोन पेयर यहाँ से जुड़ता जाएगा, वैसे वैसे आप देखोगे एक कोई सॉल्वेशन वाला सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल ही अटैक कर देगा, खुद का लोन पेयर डोनेट कर देगा, और जैसे जैसे सॉल्वेंट जुड़ता जाएगा, आपको प्रोडक्ट मिलता जाएगा। अच्छा, ये तो सही है। और फिर और फिर कहना ही क्या, प्रोडक्ट मिल गया तो बस यहाँ आ गया तारे जमीन। तो क्या बन जाएगा हमारे पास? तब हमारे पास बन जाएगा CMe OH2+। ओ माय गॉड। और फिर इस तरह से। अच्छी बात है, बड़ा मजा आया। लेकिन अभी भी जान बाकी है। क्यों? एक छोटू सा स्टेप और है, जिसमें +H2O आएगा और ये बना देगा Me3OH प्लस H3O प्लस, इस तरह से। राइट? एब्सोल्युटली राइट। डन 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 डन। देयर वी आर। तो आपके पास है स्टेप 1, आपके पास है स्टेप 2, और आपके पास है यहां पर स्टेप 3। 1, 2 and 3. Is it beautiful? It is absolutely marvelous and tremendously beautiful. Done? बिल्कुल डन। चलिए, ना ये तो हमने आपको बना के दिखाया था। एक बार बना बनाया ग्राफ भी दिखा देते हैं आपको। क्यों? आप
बना के इसमें दिया गया था ताकि आपको भी कॉपी में खुद अपने हाथों से बनाना है। जब तक आप इन ग्राफ्स को खुद नहीं बनाएंगे आपको इनकी फील नहीं आएगी। तो इसलिए मैंने एक बार आपको अपने हाथ से बना के दिखा दिया। तो फिर मिटा क्यों रहे हो? देख लीजिए एक बार असली ग्राफ कैसा दिखता है। हम लोगों ने नकली नहीं बनाया था, लेकिन फिर भी एक दूसरा ग्राफ देख लीजिए। ये प्री प्रिंटेड है, साफ सुथरा लिखा हुआ है, टाइप्ड है, देखने में अच्छा लगेगा। इसलिए एक चीज और बताना चाहता हूं, क्या ये जो पीक पॉइंट्स हैं, ये कहलाते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स 1 and 2, या इन्हें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स 1 and 2 ऐसा बोल सकते हैं। तो दो ट्रांजिशन स्टेट्स हैं या दो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस हैं, 1 और 2 ये बोल सकते हैं। और बीच की जो घाटी है, जो वैली है, ये क्या है? ये है अनस्टेबल इंटरमीडिएट, और यहां पर अनस्टेबल के रूप में कार्बोकटाइन है, तो कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट। प्लीज नोट, अनस्टेबल शब्द इसके लिए आता है जबकि ये उतना बुरा नहीं है। सबसे अनस्टेबल तो ट्रांजिशन स्टेट्स या एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, हाँ जी। पर फिर भी जैसा कि रिवाज है या परंपरा है या नाम दे दिया है पुराने वैज्ञानिकों ने, ये जो पॉइंट बीच का है इसी को अनस्टेबल इंटरमीडिएट ऐसा करके कहा जाता है। ठीक है ना? बढ़िया है, अच्छी बात है। ये सब क्या मार्क किया हुआ है? मजेदार चीज है। पहली बात तो आप इसमें देखो कि इनिशियल पॉइंट से इस पॉइंट तक ये जो डिफरेंस है टॉपिक तक, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। वाओ, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। जी हाँ, ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये भी है EA2, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन सेकेंड स्टेप। अच्छा, वो फर्स्ट स्टेप की थी और ये सेकेंड स्टेप की है। जी हाँ, और ऐसे यहां से लेकर यहां बॉटम से टॉप, ये है EA3, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ थर्ड स्टेप। तो यू हैव EA1, EA2 एंड EA3। ओ वाह, ये कितना मजेदार है। जी हाँ, ये मजेदार है। और आप कह सकते हो हायर द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, स्लोअर इज रिएक्शन। किसी भी स्टेप में जैसे जैसे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बढ़ जाएगी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है? एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो हमें रिएक्टेंट्स को देनी पड़ेगी ताकि कम से कम वो ये बैरियर क्रॉस करके प्रोडक्ट की साइड में चले जाएं। तो वो मिनिमम एनर्जी है, उसके बगैर रिएक्शन होगा ही नहीं। तो फर्स्ट स्टेप के लिए कुछ एनर्जी जो मिनिमम चाहिए वो है EA1, सेकंड के लिए जो मिनिमम चाहिए वो है EA2, और जो थर्ड के लिए मिनिमम चाहिए वो है EA3। और इस ग्राफ में जैसे आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए फर्स्ट स्टेप के लिए, जिसमें बॉन्ड टूट रहा है, डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप के लिए चाहिए। अच्छा, एक और चीज बताना चाहता हूं, क्या स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड RDS या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा, तो इसमें SN1 मैकेनिज्म RDS कौन सा है? स्टेप 1 इज RDS। In SN1 reactions, in SN1 mechanism, first step is the slowest step. It has highest energy of activation, and that is the rate determining step. Done, 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 done. ठीक है, क्या है ये? आइए देखिए ग्राफ को, देखिए मजेदार ग्राफ है, आनंद लूटिए इसका। सुंदर बना हुआ है, देखने लायक है, दर्शनीय है। आप देखेंगे जैसे जैसे इसकी कहानी आगे बढ़ेगी, शुरू में यहाँ रिएक्टेंट है, अच्छी बात है, और फिर इस रिएक्टेंट से बढ़ेंगे आगे, ये यहाँ आएगा जब बॉन्ड टूटेगा। अच्छा, और फिर एक इंटरमीडिएट बना, और फिर यहाँ पे ऐसे, और फिर ऐसे, इस तरह से आ जाएगा। ये थर्ड पोर्शन तो बहुत जरा सा है, ऐसे करके ओवरऑल रिएक्शन निकल जाएगा। डन, बिल्कुल। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन सा है? आइए देखते हैं।
तो क्वेश्चन पूछ लिया आपने, हाँ तो बताओ ना। अभी मैंने आपको एक टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बनाया था, वैसे ही SN1 मैकेनिज्म को यूज करो और बताओ क्या बनाओगे। स्टेप 1 लिखो, क्या होगा। मेरे पास है CH3 CH CH3 CH CH3 और प्लस, ये बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बनेगा कार्बोकैटायन। हाँ जी, प्लस Br माइनस। ठीक, फिर क्या होगा? फिर आपके पास है HOH पानी। हाँ जी, और इसमें पानी की हो जाएगी अद्भुत कहानी, ऐसे मिलेगा CH3 CH CH3 CH CH3, ये जो तो OH2 प्लस। हाँ जी, ये था स्टेप 1। हो सकता है आप कहें कि इसके बाद ये हो जाएगा स्टेप 2। इसमें गलती है, बहुत ध्यान से देखिए। अरे आपने जो बताया था वही तो कर रहे हैं, गलती कहां है इसमें? नहीं, एक गलती है, बहुत तगड़ी गलती है। बताइए मुझे कहां पर है। स्टेप 1 तो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, ब्रोमाइड का निकल गया। स्टेप 2 में कुछ गलत है। क्या फिगर आउट कर पा रहे हैं? आ, अगर आप स्टेप 1 को ध्यान से देखिए, आपने कार्बोकैटायन बना लिया है, अच्छी बात है, पर एक बात आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए, और वो ये, कार्बोकैटायंस की एक बहुत बहुत स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। क्या? यस, या हाँ, याद करिए, क्या क्या क्या। कार्बोकैटायंस में कुछ ऐसा संभव होता है न जो कार्बोनाइंस में होता है, न जो फ्री रेडिकल्स में होता है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज तो होता ही है, कोई प्रॉपर्टी ऐसी खास है क्या? वो रीअरेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये एक सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, जी हां। और अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, अगर यहां से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो आप पाएंगे सेकेंडरी कैन चेंज टू टर्शरी कार्बोकैटायन। CH3 C प्लस CH3 CH2 CH3, ये बन जाएगा एक टर्शरी कार्बोकैटायन। अच्छा, अब आप न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराइए। तो आपने तो एक और स्टेप बता दिया। जी हाँ, SN1 में ये हमेशा नहीं होता स्टेप, ध्यान दीजिए इस बात पर। ये अगर रीअरेंजमेंट से ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनना हो तो रीअरेंजमेंट होगा, होगा और जरूर होगा, उसे आप रोक नहीं सकते। अच्छा, और अगर वो कार्बोकैटायन बढ़िया है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो पढ़ा रहने दीजिए उसे, आगे करिए। न्यूक्लियोफाइल अब यहां अटैक करेगा बच्चों, और यहां पर आप देखेंगे ये इस तरह से OH2 CH3 ये बन जाएगा। रीअरेंजमेंट बहुत तेज होता है, इट्स अ वेरी फास्ट स्टेप। हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे हुई है, और इतनी जल्दी हो जाता है कि और कोई भी रिएक्शन हो उसके पहले ही खट से एक सिंगल रीअरेंजमेंट तो प्रैक्टिकली इंस्टेंटेनियस है, तुरंत हो जाता है, उसके साथ कोई दूसरा रिएक्शन कॉम्पीट नहीं करता। ठीक है, फिर H2O आएगा, H प्लस ले जाएगा, H3O प्लस बना के, और बन जाएगा CH3 COH CH3 CH2 CH3। ओ माय गॉड, यस, दिस इज द वे इट इज। तो ये प्रोडक्ट है, जी हाँ, इसका सही प्रोडक्ट ये है। एक टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल मिलेगा जो इस बात का सबूत है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म SN1 मैकेनिज्म था। अच्छा, ब्रोमाइड निकला कहीं से और OH लगा कहीं और। जी हाँ, ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना। मजेदार है इसमें प्रोडक्ट को बनाना। बिल्कुल बिल्कुल। अगला बड़ा आसान क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर न्यूक्लियोफाइल्स? ओ माय गॉड, माइनस चार्ज है, हाँ है। BF3 तो इलेक्ट्रोफाइल है, क्यों? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। लोन पेयर है, हाँ ये भी है। CH2 ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये लोन पेयर अट्रैक्ट करेगा, लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल तो ये कैसे भी नहीं हो सकता ना। तो आप पाएंगे HS माइनस और ट्राइमेथाइलामीन, ये दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं, या करते हैं rather। अगला क्वेश्चन है, इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, अच्छा, द लीविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग स्पीशीज इज, ओ माय गॉड, अगर ये किसी स्पीशीज से जुड़े हुए हैं तो लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या है? लोगों ने ऐसा पूछा है। बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज कर दीजिए। क्या आप देख सकते हैं कि यहां माइनस
-1/3 चार्ज है किस पर? ऑन ईच ओ एटम। यहां -½ चार्ज है ऑन ईच ओ एटम। ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज जितना वेल डिलोकलाइज्ड होगा, कहीं भी ऑक्सीजन का किसी पर भी अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। तो ऑब्वियस ही बात है 1 and 2 आर मच मोर स्टेबल एज कंपेयर टू 3 and 4। हाँ जी, ठीक। तो बेस्ट लिविंग ग्रुप कौन था? पहले बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर अगर रखूं तो लीस्ट बेसिक होगा वो जिसमें शक्तिशाली -I ग्रुप लगा है। तो 1 इज लीस्ट बेसिक, 1 से ज्यादा है 2, पर 2 भी बहुत ही पुअर बेस है। क्यों? डिलोकलाइज्ड है लोन पेयर। ठीक है, फिर 4 आएगा और फिर आएगा 3। एसिटेट आयन फिनॉक्साइड आयन से कम बेसिक है। क्यों? क्योंकि हम माइनस चार्ज -1 से थोड़ा कम है, क्योंकि बेंजीन रिंग पर चला गया, पर बेंजीन रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स हैं। तो कार्बन पर माइनस कभी भी उतने अच्छे से डिलोकलाइज नहीं हो पाता, ऑक्सीजनों पर बहुत बेहतर डिलोकलाइज हो जाता है। यह बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप है 1, फिर 2, फिर 4 और फिर 3। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप एबिलिटी। राइट? एब्सोल्युटली राइट। In nucleophilic substitution reactions, the leaving ability order for the following species is, तो हमने निकाल ही लिया था, देख लेते हैं, आंसर टिक करना होगा। 1, 2, 4, 3। सबसे मस्त है 1, सबसे खराब है 3। सबसे मस्त है 1, सबसे खराब है 3। D is the answer. Yes, D is the answer. There we are. अगला क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। कौन शानदार न्यूक्लियोफाइल है, हमसे पूछा है, देखते हैं। ONA, सोडियम कोई आयनिक बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है तो उसका होना ना होना यहां बराबर है। एक्चुअली इट इज O-। एक्चुअली लिटरली स्पीकिंग ये O- है। सोडियम तो टाइम पास के रूप में साइड पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ऐसे ही कल्पना कर लें आप। ये है, अच्छा, OCH3 शक्तिशाली प्लस है, ये +I, ये है -I और ये है -M। ये इलेक्ट्रॉन देगा बहुत सारे, तो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये कम कम देगा, थोड़ा कम है। ये विड्रॉ करेगा तो और कम है। ये बहुत विड्रॉ कर लेगा NO2 तो सबसे कम है। दिस इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ दीज फिनॉक्साइड आयंस। राइट? चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोटिक सॉल्वेंट? और सॉरी, एप्रोटिक क्या था? जो H+ न दे वो एप्रोटिक। और H+ कौन देता है? इफ H is attached to any atom of group 17, 16 या नाइट्रोजन, it is protic। अगर हाइड्रोजन हैलोजेंस में HF, HCl, HBr, HI प्रोटिक है। H2O, H2S, H2SE, H2TE प्रोटिक है। NH3 प्रोटिक है। बस बस बहुत हो गया, और कुछ मत बोलना, बाकी सब ये प्रोटिक है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन है, तो ये तीनों कैसी हैं? तो ये तीनों प्रोटिक सॉल्वेंट हैं। DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। वाओ, ये क्या है? ये है एप्रोटिक सॉल्वेंट। देख लीजिए, याद आया? अच्छा है। Which one of the following has maximum nucleophilicity? Oh my God! ऑक्सीजन की दो कौड़ी हैसियत नहीं है नाइट्रोजन के सामने, और नाइट्रोजन की कोई स्टैंडिंग नहीं है साक्षात कार्बन के सामने। कार्बन आयन महाशक्तिशाली बेस और परम शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल्स। बहुत 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 ही तगड़े न्यूक्लियोफाइल्स। नोबडी कंपेयर्स विद द कार्बन आयंस एज सच। राइट? Which is the strongest nucleophilic site in the following species? एक स्पीशीज है, इसमें सबसे मस्त न्यूक्लियोफाइल कौन है? किसकी शक्ति ज्यादा है?
यहां कार्बन पर माइनस है, यहां ऑक्सीजन पर माइनस है, यहां ऑक्सीजन पर माइनस है। ऑक्सीजन पर माइनस इतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल नहीं होते, कार्बन पर माइनस वाले ज्यादा होते हैं। अब यहां पर ये और यहाँ ये पूरा डिलोकलाइज्ड है ऑक्सीजनों पर, और यहाँ ये कार्बन पर ही बैठा है। तो अगर कार्बन पर बैठा है तो आप पाएंगे ज्यादा शक्तिशाली बेस भी है और ज्यादा शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल भी है। राइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली ऑल राइट। विच इज द फॉलोइंग Which of the following is our ambident nucleophiles? उभयदंती, एक से ज्यादा दांत वाले कौन हैं? स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। NO2 माइनस, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, यस। साइनाइड, कार्बन या नाइट्रोजन, यस। HSO3 माइनस, O या S, यस। क्लोराइड ना, क्यों? एक ही तो एटम है, तो एम्बिडेंटेड कैसे हो सकता है? ABC तीनों है, जी हाँ, ऑल थ्री आर द आंसर्स। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीविंग ग्रुप एबिलिटी इज आर, लीविंग ग्रुप एबिलिटी का सही ऑर्डर, सही क्रम क्या है? आइए देखें। आपके पास है सल्फोनेट आयन और COO माइनस, ये बेटर लिविंग ग्रुप्स हैं, सही है। CF3 और CCl3 में CF3 ज्यादा अच्छा विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी सही है। साइनाइड और आयोडाइड, नहीं, आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप ना, साइनाइड से अच्छा आयोडाइड, क्यों? आयोडाइड इज अ वीक, द आयोडाइड तो न्यूट्रल ही है लगभग, बेसिक स्ट्रेंथ का उल्टा ऑर्डर होगा, थोड़ा सा ध्यान ही है। NH2 माइनस OH माइनस अक्रॉस द पीरियड बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, तो लिविंग ग्रुप कैपेसिटी बढ़ जाती है। गलत है दोनों, गलत है, बिल्कुल गलत है। मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी, ओ माय गॉड, ये किसकी है? आइए देखते हैं। आपके पास है CH3 होल थ्राइस C माइनस, कार्बन आयन NH2 माइनस, तो बहुत शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल है, CH3O माइनस और OH माइनस। ओ माय गॉड, अगर आप देखेंगे ऑक्सीजन में अगर माइनस चार्ज है तो वो बहुत कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, और साथ में अगर मिथाइल भी लग गया, थोड़ी बल्क बढ़ा दी, थोड़ा और कम हो जाएगा। करेक्ट आंसर है C, मिनिमम न्यूक्लियोफिलिसिटी है CH3ONA की। फिर से न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, कार्बन आयन बहुत ज्यादा होता है भैया, गलत बात बोल रहे हो, माइनस चार्ज आया तो अच्छा है। कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस में कॉन्जुगेट बेस ऑब्वियसली विल बी मोर न्यूक्लियोफिलिक। अमोनिया, पानी में अमोनिया ज्यादा है, अक्रॉस द पीरियड न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाती है, सच है। और ये क्या है? नाइट्रोजन या फास्फोरस डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। दिस इज रॉन्ग, द करेक्ट आंसर्स आर B एंड C। ट्रेंड्स याद रखने हैं आपको, प्लीज नोट। न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर मैंने सब रिवाइज कराया था, वही काम आ रहा है, वो आपको याद होना चाहिए। राइट, चलो और देखते हैं SN1 रिएक्शंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बिल्कुल देखते हैं, चलो। SN1 is a unimolecular two-step process। अब हम इसके बारे में फिर से बात कर रहे हैं। यूनिमोलिक्यूलर क्यों? उसमें जो RDS था, जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जो सबसे स्लो स्टेप, क्रूशियल स्टेप था, वो क्या था? वो अपने देखा था CH3 होल थ्राइस CBr दे रहा है, CH3 होल थ्राइस C प्लस प्लस Br माइनस, ओनली वन मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट में सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, इसलिए यूनिमोलिक्यूलर है। टू स्टेप्स क्यों? पहला स्टेप था डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, और सेकंड स्टेप था अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो टू स्टेप है, बिल्कुल सही है। फिर अ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म, बिल्कुल सच है। हेंस रीअरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, अपने एग्जांपल में भी देखा था, अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो जरूर होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता, वो होकर ही रहेगा। ठीक है, एक मजे की बात और बताऊं क्या? बहुत ध्यान से सुनिए, हाँ सुन रहे हैं। रेट ऑफ SN1 रिएक्शन जो है वो न्यूक्लियोफाइल की शक्ति और उसके कॉन्सेंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या वीक न्यूक्लियोफाइल हो, वो बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में हो या कम हो, इट डजंट मेक मच ऑफ अ डिफरेंस, जब तक वो है। होना तो चाहिए, है ही नहीं तो बात ही नहीं कर सकते। अगर वो है
तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रेट ऑफ रिएक्शन जैसा चल रहा है SN1 का वैसे ही चलता रहता है। ये कितनी अजीब बात है, अजीब जरूर लगती है और ये बिल्कुल सच है। अच्छा, ठीक है। हाँ, SN1 का रेट किसी एक चीज पर डिपेंड जरूर करता है, किस पर? कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ SN1 बढ़ जाएगा, नो डाउट अबाउट इट। इसके अलावा दूसरी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। न्यूक्लियोफाइल बढ़ा दो, घटा दो, अच्छा कर दो, घटिया कर दो, नो चेंज, नो चांस, नथिंग। देयर वी आर, बस। ठीक है। RDS भूल तो नहीं गए आप? बताया तो था आपने, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अगर कोई रिएक्शन 2, 3, 4 स्टेप्स में हो रहा है तो स्लोएस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। One step in a multi-step reaction is typically slower than all others. ठीक है? Then the rate of overall reaction is same as the rate of slowest step. जितने रिएक्शन से, जितने रेट से स्लोएस्ट स्टेप होगा उतने ही रेट से ओवरऑल रिएक्शन होगा। और ये कैसे हो सकता है? घर बनवा रहे हैं आप जी, और घर में 4 कमरे हैं। हाँ जी, चारों कमरे साथ साथ बन रहे हैं। एक कमरा 1 महीने में बन गया, दूसरा 2 महीने में, तीसरा 6 महीने में, चौथा 3 महीने में। तो टोटल घर को बनवाने में कितने महीने लगे? हाँ। पहला कमरा 1 महीने में बन गया और साथ साथ बन रहे थे चारों कमरे। पहला 1 महीने में, दूसरा 2 महीने में, तीसरा 6 महीने में और चौथा 4 महीने में। टोटल घर को बनवाने में कितने महीने लगे? 6 महीने। अरे 6 कैसे लगे? अरे शुरू से तो बनवा रहे हैं ना, तो जब तक ये 6 महीने लगेंगे, हो सकता है शुरू करने में 1, 2, 4 महीने बाद बाकी कमरे बन गए, पर जब तक एक भी कमरा अधूरा है तब तक घर तो अधूरा है। हाँ, बात तो सही है। तो सबसे स्लो कमरे को बनने में 6 महीने लगे, तो हमने कह दिया घर को भी बनने में 6 महीने लगे। अच्छा, बात तो सही है आपकी। जी हाँ, बात तो सही है हमारी। राइट, ठीक है। The slowest step is called the rate limiting step या rate determining step। बिल्कुल यही है लिमिटिंग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप या RDS। ठीक है। ये देखिए, ये बड़ा मजेदार है। क्या है? आपके पास एक किप सेपरेटर्स जैसा एक बर्तन है, ऊपर सैंड भरी हुई है और आप देखते हैं नीचे धड़ 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 छेद से सैंड गिर रही है। हाँ, कितना मजा आ रहा है। ठीक है, अच्छा है। तो अब अगर आप देखें, यहाँ पे तो गर्दन पतली है और ये गर्दन थोड़ी मोटी है। हाँ जी, लेकिन पतली सही, आप देखें जो सैंड गिर रही है वो तो पतले वाले के हिसाब से ही गिरेगी। ठीक है, फाइन, वी आर नॉट कंप्लेनिंग। अब ये देखिए, ऊपर की गर्दन नैरो है, यहाँ की और यहाँ की ओपनिंग्स लार्ज हैं, एक की बहुत बड़ी है, यहाँ पे देखिए, है ना? इट मेक्स नो डिफरेंस, सैंड जैसे गिर रही थी गिर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप देखें कि लार्जेस्ट ओपनिंग को नीचे शिफ्ट कर दिया, अरे गिर तो वैसे ही रही थी ना, क्या फर्क पड़ेगा उसको, बेवकूफी की बात। यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, कुछ भी करो, बस जाना चाहिए उसको, कितना बड़ा है कितना छोटा, हु केयर्स। फाइन, समझ में आ गया, है ना? अगर बीच वाले को नैरो कर देंगे तो क्या होगा? सैंड धड़ 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 गिरेगी खूब सारी, यहाँ इकट्ठी होनी शुरू होगी, लेकिन इसमें से फिर गिरेगी। अच्छा, और चूंकि ये नैरो है तो गिरेगी तो उसी रेट से। अच्छा, इसमें से जितनी गिर सकती है उसके हिसाब से प्रोडक्ट आएगा। बात तो सही है। एक्स्ट्रा यहाँ इकट्ठी हो सकती है, यहाँ से हट के यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, कोई बात नहीं है, पर प्रोडक्ट जो बनेगा, फाइनल जो पहुंचेगी, वो तो जो सबसे नैरो में से जितनी निकल पा रही है उसके हिसाब से ही बनेगा। हाँ जी, तो ये हमारा RDS है। अच्छा, ये बॉटलनेक है। जी हाँ, ये RDS है। अब जब हमने मैकेनिज्म देख लिया है, नहीं न सिर्फ मैकेनिज्म बल्कि वो ग्राफ आप सब बना लिया है, नाउ आई थिंक इट्स टाइम वी टॉक अबाउट कि भाई SN1 रिएक्शंस का रेट किस पे डिपेंड करता है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स इंक्लूडिंग कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी। क्या? जी हाँ। अभी SN1 रिएक्शन में क्या क्या है? एक तो सॉल्वेंट है, उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर उस पर भी डिपेंड करेगा, पर मेन चीज जो है कि भैया किसके ऊपर हो रहा है रिएक्शन। जो कि न्यूक्लियोफाइल का तो SN1 रिएक्शन में महत्व है नहीं, उसके कॉन्सेंट्रेशन का, उसके नेचर का कोई मीनिंग नहीं है, पर जो सबस्ट्रेट है
वो जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है, जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, जहां कार्बोकटाइन बन रहा है, उसका महत्व है, उसका बहुत महत्व है। तो यस, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, बिल्कुल करता है। जैसे जैसे कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे SN1 का रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। दिस इज वेरी वेरी पुअर SN1। अगर प्राइमरी है या मिथाइल है तो न के बराबर माने, बहुत रेयर केसेस में वहां आपको SN1 देखने को मिलेगा। सेकेंडरी और टर्शरी जरूर कूद कूद कर SN1 कर देते हैं, और या कोई और स्टेबल कार्बोकटाइन हो, उसका भी स्वागत है, वहां भी SN1 होने के चांसेस बकायदा हैं। राइट, ठीक है। जैसे डेटा से कंपेयर करते हैं, आप देखिए, अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड्स हैं, हाँ जी, और आपके पास देखिए यहां पर CH3 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 टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। ओ माय गॉड, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन देखिए, तो ये 12 लाख गुना है। किसके बजाय इसके कि अगर आपके पास प्राइमरी या सेकेंडरी होता है ना, प्राइमरी को जीरो नहीं, प्राइमरी को टेंडिंग टू जीरो है, वॉटेवर की, मतलब प्राइमरी पे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ही पुअर हो जाएगा। लेकिन सेकेंडरी में भी देखें तो बड़ा है, कितना, 11.6 रिलेटिव रेट, मतलब अगर इसको जीरो के इसको 1 बोलना चाहिए कायदे में। प्राइमरी के रिलेटिव जितना है रेट प्राइमरी का, उसका लगभग 11 गुने के आसपास रेट है सेकेंडरी का, और 12 लाख गुना है टर्शरी। तो टर्शरी तो जैकपॉट है, टर्शरी हो गया फिर तो SN1 SN1 SN1। प्राइमरी में बिल्कुल नई टेंडेंसीज है, सेकेंडरी भी लाइक ठीक है करा लेंगे, पर इट्स नॉट अ बिग डील। टर्शरी इज अ बिग 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 डील। राइट, राइट, ठीक है। एक और चीज कहा जाता है, it is a regioselective reaction where the most stable carbocation gives the major product। हाँ, क्या मतलब है इसका? well, इसका मतलब ये है कि अगर कहीं भी ऐसी संभावना है कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट संभव हैं, दो या दो से ज्यादा लोकेशन पर मान लीजिए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता था, और उसमें से सेलेक्टिवली किसी एक के पास ही जा रहा है और दूसरे के पास नहीं जा रहा न्यूक्लियोफाइल, तो हम कहेंगे वो रीजियो सेलेक्टिव है। रीजियो मतलब, इसको देखिए रीजन से, रीजन मतलब, वैसे तो रीजन एक एरिया होता है, अब एटम में कौन सा एरिया निकालेंगे, मतलब एक लोकेशन होती है ना। तो ये लोकेशन सेलेक्टिव रिएक्शन है। ये छांट कर मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन के पास चला जाता है न्यूक्लियोफाइल, और वहीं जाकर रिएक्ट करता है। अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है, अगर रीअरेंजमेंट संभव है, तो आप पाएंगे रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकटाइन बनेगा उसके प्रोडक्ट बनाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। रीअरेंजमेंट के पहले उतना मजा नहीं आएगा, उस प्रोडक्ट में कोई खास दम नहीं होगा। इफ द रिएक्शन कैन अकर पोटेंशियली टू और मोर एट 2 और मोर लोकेशन, तो आपको 2 या उससे ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मिल सकते थे, और उनमें से अगर कोई एक प्रिडोमिनेट करता है, तब हम कहेंगे रीजियो सेलेक्टिव है। तो क्या ये रीजियो सेलेक्टिव है? बिल्कुल शुरुआत के एग्जाम्पल में अगर आपको याद हो, हमारे पास कुछ ऐसा था, क्लोराइड है ना, और हमने कहा कि भाई कार्बोकटाइन बना, ठीक है, और अब रीअरेंजमेंट हुआ, हाइड्राइड शिफ्ट हुई और ये बन गया, और फिर यहां पे पानी आ गया, टिंग टिंग टिंग, OH, और यहां पर, तो क्या ये बनेगा? हमने कहा था ना ये नहीं बनेगा, ये बनेगा। तो आप देखिए दो अलग अलग संभावनाएं थी, और काफी मेजर क्वांटिटी में अगर एक बन रहा है, ये वाला बन रहा है, तो हम कहेंगे ये रीजियो सेलेक्टिव है, ऐसा बोलेंगे कि ये रीजियो सेलेक्टिव है। अच्छा, ऐसा होता है? जी हाँ, ऐसा होता है। ठीक है, चलो, सबसे तेज SN1 कौन सा देखा? मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड? आई मीन हार्डली अ क्वेश्चन, अभी तो जस्ट बात ही हुई थी। प्राइमरी बहुत सड़े होते हैं, मिथाइल तो सबसे सड़े हैं, प्राइमरी बहुत सड़े हैं, सेकेंडरी ठीक है, और टर्शरी शानदार है SN1 मैकेनिज्म के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। अगला, फास्टेस्ट SN1 बनेगा कौन? आपके पास है प्राइमरी, आपके पास है टर्शरी, प्राइमरी आउट है, इसमें से तो टर्शरी जीत रहा है, और क्या क्या आपके पास है सेकेंडरी, और आपके पास है सेकेंडरी। न प्राइमरी न सेकेंडरी जीतेगा भाई, जीतेगा टर्शरी कार्बोकटाइन जीतेगा, बॉम्बे बी
इज द आंसर। डन डन। ये सब तो ठीक है, हमको ये भी पता लग गया कहां पे अच्छा हो रहा है, कितना तेज हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन क्या SN1 रिएक्शन के साथ कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री जुड़ी हुई है? वेल, शायद बहुत खास नहीं, पर फिर भी एक बार देख लेते हैं। अगर आप ध्यान दें, SN1 रिएक्शन में बीच में बनता है कार्बोकटाइन। जी हाँ, SN1 मैकेनिज्म में बीच में बनता है कार्बोकटाइन, और कार्बोकटाइन की ज्योमेट्री क्या है? कार्बोकटाइन चपटा चपाट प्लेनार है, बिल्कुल। और जैसे यहां पे था आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बना कार्बोकटाइन। अब ये कार्बोकटाइन क्योंकि प्लेनार है, इसकी एम्प्टी पी ऑर्बिटल को देखिए आप ऐसे। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी रिएक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी रिएक्ट कर सकता है। ऊपर से नीचे से कहीं से भी आ सकता था न्यूक्लियोफाइल, और अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी आ सकता है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि 50-50% चांसेस है अटैक के। हाँ जी। अब अगर टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कायरल नहीं है। पर अगर रिएक्टेंट कायरल था तो ये बाकायदा संभावना है। और स्पेशली मैं कहता हूं अगर प्रोडक्ट कायरल है, रिएक्टेंट के तो ऐसी तैसी, अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे यहाँ पे कार्बोकटाइन बना और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए मिथाइल, यहाँ पर आपके पास इथाइल, और यहाँ पर है मान लीजिए आपके पास कुछ और है, मान लीजिए H ही लगा है ना, ठीक है, इस तरह से ये कार्बोकटाइन है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए OH जुड़ा या ब्रोमाइड जुड़ गया मान लीजिए, या नीचे से ब्रोमाइड जुड़ गया, तो क्या आप देख सकते हैं आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलेंगे और वो दोनों एनैंशियोमरिक होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे। कैसे? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बोथ द फेसेस गिव्स एनैंशियोमर्स। हाँ जी। अच्छा, लेफ्ट से या राइट से कहां पे अटैक के चांसेस ज्यादा हैं? अरे प्लेनार है भाई, तो जितना चांसेस यहां से अटैक के हैं उतने ही चांसेस यहां से अटैक के हैं, 50-50। और अगर 50-50 चांसेस हैं अटैक के, और अगर 50-50% चांसेस हैं अटैक के, तो बस यही बोल देते हैं आपके पास कार्बन है MEETH, सॉरी ऐसे Me है, ET है, ऊपर से मान लीजिए ब्रोमाइड आ रहा है ऐसे, है ना, H इस तरह से, और या आपके पास ब्रोमाइड नीचे से आ रहा है, इथाइल ऊपर चला जाएगा, मिथाइल ऐसा दिखने लगेगा, H ऐसे आ जाएगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, और ये दोनों प्रोडक्ट्स कैसे होंगे? आप पाएंगे ये दोनों प्रोडक्ट मिरर इमेजेस होंगे, ये एनैंशियोमर्स होंगे। If the product of SN1 reaction, if the product of SN1 reaction is chiral, और जहां रिएक्शन हुआ है, जहां न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है, जहां न्यूक्लियोफाइल आकर अटैच हुआ है, अगर वो सेंटर कायरल है, बाजू में कहीं कायरलिटी हो तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो एक अलग चीज हो गई है ना। तो अगर वो सेंटर कायरल है तो आप पाएंगे आपको रेसिमिक मिक्सचर मिल जाए। ठीक है ना, अच्छी बात है। फिर से देख लीजिए, R1 R2 R3 थे, ब्रोमाइड निकल गए महाराज, आपको मिल गया ये कार्बोकटाइन जो प्लेनार है, ऊपर से अटैक हुआ, ये बन गया प्रोडक्ट। आसान है, आप देखिए, C पे R1 हल्का सा नीचे झुक गया, बाहर वाला बाहर रहा, अंदर वाला अंदर रहा, बस फ्लैट होने की बजाय हल्का सा नीचे झुक गए और न्यूक्लियोफाइल ऊपर आ गया। ठीक है, फाइन, चलेगा, जी लेंगे इसके साथ हम। दूसरा कौन सा है? ब्रोमाइड निकला तो सही, न्यूक्लियोफाइल उल्टी तरफ से आ गया। हाँ जी, तो ये ऐसा बन गया, बिल्कुल ठीक है भैया। तो एक जिसको हम कहते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब जहां से ब्रोमाइड निकला था वहीं से न्यूक्लियोफाइल आ गया, और दूसरा इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जहां से ब्रोमाइड निकला था उसके उल्टी तरफ से न्यूक्लियोफाइल आ गया। क्या बन जाएगा? इससे बन जाएगा बच्चों रेसिमिक मिक्सचर। 50-50 होंगे तो रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अच्छा, तो जिस साइट पर SN1 रिएक्शन हो रहा है, अगर वो साइट कायरल है तो SN1 का प्रोडक्ट में रेसिमाइजेशन हो जाएगा। जी हाँ, SN1 के प्रोडक्ट में रेसिमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, आइडियल SN1 है तो हो जाना चाहिए। प्रैक्टिकली सच तो यह है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। क्यों? जब लिविंग ग्रुप जा रहा होता है तो उसको जाते जाते कुछ समय लगता है ना, एकदम से गायब थोड़े हो जाएगा।
उतनी देर में कोई पीछे से अटैक मार दे, मार सकता है। तो इन्वर्जन ज्यादा होगा, उल्टी तरफ से ज्यादा आएगा। जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, जहां से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, उसी तरफ से अगर दूसरा आना चाहे, थोड़ा वक्त ज्यादा लगता है, चांसेस कम रहते हैं। ये वैसा है जैसे ट्रेन है, मान लीजिए। अब ट्रेन के डब्बे, आपने कभी ट्रेन देखी होगी जीवन में, राइट? ट्रेन के डब्बे में चढ़े भी होंगे। उसमें ट्रेन में आमने सामने दरवाजे होते हैं। एक दरवाजे से कोई उतर रहा है और अगर उसको उल्टी साइड में भी दरवाजे से कोई चढ़ पाए, वैसे तो क्या होता है कि एक तरफ स्टेशन की पटरी होती है और एक तरफ तो मतलब वो प्लेटफॉर्म होता है और दूसरी तरफ पटरियां होती हैं, तो पटरियों से चढ़ना मुश्किल होता है। पर अगर मान लीजिए दोनों तरफ प्लेटफॉर्म है और बीच में गाड़ी आ गई, दो तरह के लोग गाड़ी में घुसना चाह रहे हैं डब्बे में। कौन से? एक तरफ से इट्स समथिंग लाइक जैसे ट्रेन है, ट्रेन में यहाँ भी गेट है, यहाँ भी गेट है, आमने सामने है। अब यहां से लोग उतर रहे हैं और ये खाली है, यहाँ कोई नहीं उतर रहा। अब आप यहां से चढ़ेंगे या यहां से चढ़ेंगे? दोनों तरफ से चढ़ सकते हैं इन प्रिंसिपल, क्योंकि गेट दोनों तरफ है। हाँ जी। पर जहां से लोग ऑलरेडी उतर रहे हैं, वहां से अगर आप चढ़ना चाहेंगे उनको धक्का मारते हुए, तो वो कहेंगे यार उतर तो जाने दो हमको पहले, तुम थोड़ा रुक जाओ। हाँ जी, ठीक है। और तब भी आप नहीं मानेंगे, भिड़ते चले जाएंगे, तो भी उनके उतरने के कारण कि अपना शरीर लेके उतरेंगे ना, वो गायब थोड़े हो जाएंगे, है ना? तो इस वजह से यहां से जिस तरफ से वो जा रहे हैं, जिस तरफ से लीविंग ग्रुप निकल रहा है, अगर उसी तरफ से आप जबरदस्ती घुसना चाहेंगे, आपको टाइम लगेगा, लीविंग ग्रुप अड़ जाएगा, बीच में अटक जाएगा। ठीक है। उल्टी तरफ से आना चाहेंगे तो उल्टी तरफ से आना आपके लिए आसान पड़ेगा। जी हाँ, निश्चित आसान पड़ेगा। तो आप पाएंगे प्रैक्टिकली वी गेट अ स्लाइटली हायर प्रपोर्शन ऑफ इन्वर्टेड प्रोडक्ट इन SN1। इन्वर्जन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है किससे? रिटेंशन से। क्यों? उल्टे साइड से आना थोड़ा आसान होता है, इसलिए। अच्छा, कैसे? आप तमाशा देख लीजिए। ये क्या है? ये प्रोडक्ट है, कोई कार्ल सेंटर है, अच्छी बात है। इसमें क्या हुआ? लीविंग ग्रुप निकला, हाँ जी, और कार्बोकैटायन बना, बिल्कुल। पर ये मत भूलना कि यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ माइनस चार्ज। अभी भी भले ही कोवलेंट बॉन्ड थोड़ा स्ट्रेच हो गया और टूट गया हो, पर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, एक दूसरे को अभी भी पकड़े हुए हैं। और इसको कभी कभी लोग एक नाम देते हैं, इसको इंटीमेट आयन पेयर का नाम देते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये आयन अभी भी अट्रैक्ट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। अब अगर न्यूक्लियोफाइल को आना है, तो आप देखो यहां से आना ज्यादा आसान है या उल्टी तरफ से? उल्टी तरफ ज्यादा आना आसान है, तो उल्टी तरफ से ज्यादा याद आ जाएगा और आप कहेंगे देखो इन्वर्जन ज्यादा हो गया। बस इतनी सी बात है। इधर से आना उतना सरल नहीं है, वक्त तो दो कि निकल जाए। धक्का मारोगे, धक्का मारने में एफर्ट जाएगा। उधर से आना उतना आसान नहीं होगा और आप देखोगे रेसिमाइजेशन 100% नहीं होगा, रिटेंशन थोड़ी सी कम है, इन्वर्जन थोड़ी सी ज्यादा है। इस ठीक है, समझ गए हम। एग्जाम्पल दे दो और। एग्जाम्पल देखिए, SN1 रिएक्शन के एग्जाम्पल्स में बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर प्राइमरी है तो आप पाएंगे SN1 इतना आसान नहीं है। अगर आपको लीविंग ग्रुप को निकालना है तो आपको उसको रिश्वत देनी पड़ सकती है। कैसे? ब्रोमाइड को नोचना है तो आपने सिल्वर दे दिया कि भाई तो AgBr बना के PPT करा जाइए, ये हो सकता है। या कोई ऐसी चीज डाल दी जो ब्रोमाइड को ऑक्सीडाइज कर दे, या कोई ऐसी चीज डाल दी जो ब्रोमाइड से कॉम्प्लेक्स बना ले, तब आप पाएंगे ब्रोमाइड को नोच के निकालने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। और तब इस तरह की चीजें जो प्राइमरी आमतौर पर SN1 नहीं देता, पर रोते पीटते उसकी थोड़ी बहुत SN1 देने की भी टेंडेंसी हो जाएगी। ऐसा है, जी हाँ। प्लीज नोट, AgBr इतना शक्तिशाली एजेंट नहीं है, बहुत शांत से नहीं। अगर आपको बढ़िया SN1 कराना है तो आपको अच्छा होता कोई बढ़िया कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट खोलते, जो एकदम खोजते या ऐड करते जो एकदम ब्रोमाइड को अच्छे से बाहर निकाल लेता, राइट? जैसे AsCl3 या AsCl5 या AsBr5, इस तरह से। ये सेकेंडरी है, सेकेंडरी बड़े आराम से निकल जाता है, उसको दिक्कत नहीं होती। जब निकलेगा तो क्या बनाएगा? ये कार्बोकैटायन बनेगा और क्लोराइड आयन। सिल्वर डाल दिया आपने तो वो AgCl धड़ाम से PPT हो गई। सिल्वर के आयंस क्यों डाले जा रहे हैं? ताकि वो हैलाइड के साथ प्रेसिपिटेट करके उनको हटा लें और फ्री कैटायन छोड़ दें, ताकि वो मस्ताने होकर अपना SN1 रिएक्शन करा सके। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल बनेगा। जी हाँ, ये तो कारल है, बिल्कुल। तो आपको रेसमिक मिक्सचर मिलेगा, सिर्फ ये बताया जा रहा है यहाँ पर, राइट? बिल्कुल राइट। एक क्वेश्चन, चलते चलते एक क्वेश्चन। A solution of -1 chloro 1 phenyl ethane in toluene racemizes slowly in the presence of a small amount of SbCl5. अच्छा,
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, ये क्या है? वेल, फिनाइल है, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल इथेन, ठीक है। In toluene racemizes slowly in the presence of small amount of SbCl5. इसमें SbCl5 डाल दीजिए, क्या मिलेगा आपको? SbCl5 क्या करता है? SbCl5 प्लस Cl माइनस बनाता है SbCl6 माइनस, ये कॉम्प्लेक्स बनाता है, बड़ा शानदार काम है। तो कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो क्लोराइड को वापस नहीं जाने देगा, कटायन बन के नाचेगा, कटायन बन के नाचेगा तो ठीक है, बन गया। लेकिन है तो इक्विलिब्रियम, बिल्कुल। तो SbCl5 ने एक बार तो क्लोराइड आयन को नोच के निकाले, आ जाओ आ जाओ हमारे साथ, आ गए। फिर कटायन देखेगा मेरे पास और कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कहेगा मेरा क्लोराइड वापस कर दो। लेकिन ध्यान रखना, अब जब ये कायरल था तो ये कुछ था, ये माइनस आइसोमर था, और जब क्लोराइड वापस आएगा, जब क्लोराइड वापस आएगा तो आप देखो वो टॉप या बॉटम कहीं से भी आ सकता है, और इसीलिए रेसिमाइज कर रहा है। तो इसमें बीच में क्या बना है? इसमें बीच में बना है कार्बोकटायन, कार्बोकटायन के बनने के कारण हो रहा है रेसिमाइजेशन। राइट, एब्सोल्युटली राइट। बच्चों, SN1 के ये फीचर्स आपको शिद्दत से लिखने हैं और याद करने हैं। SN1 SN2 मोस्ट क्रूशियल रिएक्शन है, इसमें कहीं कोई ढील नहीं होनी चाहिए, कहीं कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपको पक्का ढंग से याद करना चाहिए इनको। अच्छा, नोट्स एक बार सारे घर पे लिखें, और ये प्रिंटेड नोट्स दे रहे हैं आप तो कोई फर्क नहीं, आपको एग्जाम में नोट्स लेके थोड़े जाओगे ना, आपको याद करना होगा। ये लिखे बगैर नोट्स याद नहीं होते। आपने अभी क्लास में लिखे, रात में सोने से पहले एक बार पूरे बोलना और लिख के देखना। यू मस्ट राइट डाउन द नोट्स ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस एटलीस्ट 3 टाइम्स। उसके बगैर ये मास्टर नहीं होंगे। और आप में से जिन बच्चों को लगता है कि उनके बहुत ज्यादा बुद्धि है, और ये मैं मूर्खों के लिए कह रहा हूं, बुद्धिमान बच्चों को 3 बार, और जो थोड़े से डल है याद करने में, उनको 8-8, 10-10 बार लिखना पड़ सकता है इसको। इसमें कामचोरी मत करना, नहीं तो ये हाथ से निकल जाएगा। आज ही फटाफट SN1 रिएक्शन का जो लिखा है वो लिख लेना। राइट, प्रॉपर लर्न भी करना है और खुद लिख कर एक बार देखना है। इस पूरी तैयारी के साथ फिर मिलेंगे अगली बार। और देखो, आपने एक चीज मार्क करी होगी, स्टीरियो से बहुत आसान है। स्टीरियो एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम था, भले ही रिएक्शंस ये दोनों चैप्टर साथ में क्लब में, पर स्टीरियो केमिस्ट्री बिल्कुल अलग बॉल गेम था, मैकेनिज्म्स बिल्कुल अलग बॉल गेम है। मैकेनिज्म्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए मिलते हैं अगली बार। नमस्कार।